तो फिल्म की शुरुआत में हम ईवा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि वेस्ट डाउन पैरालाइज्ड होती है और वो घर में अपने डॉगी मार्विन के साथ रहती थी। हमें ब्रीफली बताया जाता है कि ईवा एक प्रोफेशनल डांसर हुआ करती थी, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट के बाद वो पैराप्लेजिक हो गई थी। ईवा एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी जहां उसका बॉस जॉन काफी रूड था और ईवा भी ज्यादा इंश्योरेंस बेच नहीं पा रही थी। ईवा के पिता को अल्जाइमर्स डिजीज थी जिस वजह से उन्हें कुछ याद नहीं था और फिलहाल वो ईवा की स्टेप मदर एग्नेस के साथ रहते थे जो कि थोड़ी ईविल टाइप की थी। तो 3 दिसंबर को ईवा का बर्थडे था जब उसकी फ्रेंड सोफी उसके लिए जर्मनी से एक प्रेजेंट लाती है। ये प्रेजेंट एक एडवेंट कैलेंडर था और जिन्हें एडवेंट कैलेंडर के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि इसे यूजुअली लोग क्रिसमस टाइम गिफ्ट करते हैं, जहां 1 दिसंबर से 24 दिसंबर तक डे काउंट करी जा सके। साथ ही हर डे पे इंसान को कुछ छोटा गिफ्ट मिलेगा इन बॉक्स, मोस्टली चॉकलेट। खैर, ईवा को जो एडवेंट कैलेंडर मिला था उसके पीछे लिखा था डंप इट एंड आई विल किल यू, और यहाँ आई किसी इच मॉन्स्टर को रेफर कर रहा था। अब ऑब्वियसली ईवा और सोफी इसे मजाक समझते हैं, जिसके बाद ईवा इस कैलेंडर में प्रोवाइडेड की से फर्स्ट वाला चैम्बर खोलती है। ईवा कैसा करते ही हमें एक इंसान जैसा प्रतीत होने वाला मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि जाग चुका था। पहले चेंबर में एक चॉकलेट था और चॉकलेट के रैपर में 3 रूल्स लिखे हुए थे। पहला रूल दर्शा रहा था कि इस एडवेंट कैलेंडर में चॉकलेट्स होंगे और अगर किसी ने एक चॉकलेट खाया तो उसे सारे चॉकलेट्स खाने पड़ेंगे, वरना इच उसे मार डालेगा। दूसरे रूल के हिसाब से इंसान को सारे रूल्स को मानना होगा अंटिल द एंड, वरना इच उसे मार डालेगा। तीसरा रूल डंप इट एंड आई विल किल यू। तो रूल्स पढ़ने के बाद ईवा पहला वाला चॉकलेट खा लेती है, जिसके बाद वो सेकेंड चेंबर वाला चॉकलेट ओपन करती है। सरप्राइजिंगली ये वो चॉकलेट थी जो कि ईवा के पिता की फेवरेट चॉकलेट हुआ करती थी। तीसरे चेंबर से एक कार्ड निकलता है जिस पे लिखा था कि अपने चोट को दूर करने के लिए तुम्हें उसे खत्म करना होगा जिसने तुम्हें चोट पहुंचाया। अब 4th वाला चैम्बर ओपन नहीं होता क्योंकि आज की तारीख 3rd ही थी, यानी कि ये चैम्बर में भी रात के 12 बजे खुलेगा जब 4 दिसंबर आ जाएगा। तो रात के 12 बजते ईवा 4th वाला चैम्बर ओपन करती है और यहाँ एडवेंट कैलेंडर के ऊपर से हम किसी इंसान की एक कटआउट निकलते देख पाते हैं। इस चेंबर में एक बेबी जीसस की चॉकलेट थी जिसके रैपर पे लिखा था कि जीसस ने एक क्रिपल से कहा कि उठो और वॉक करो। नाउ दिस वाज अ बिट हर्टफुल फॉर ईवा क्योंकि वो पैराप्लेजिक थी। खैर, कुछ देर बाद ईवा सेकेंड चेंबर वाला चॉकलेट खा लेती है और उसके ठीक बाद ईवा के घर वाले डेड फोन पे उसके डैड का कॉल आ जाता है। नाउ दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग क्योंकि उसके डैड को तो ईवा याद तक नहीं थी। मोरओवर वो फोन डेड था। दिस मेंट कि ये सब एडवेंट कैलेंडर की चॉकलेट्स की वजह से हो रहा था और ईवा के लिए भी दिस वाज वेरी स्ट्रेंज। वेल, नेक्स्ट डे हम ईवा को उसके ऑफिस में देखते हैं जहां उसका बॉस जॉन उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे मरियम नाम की एक लेडी से इंट्रोड्यूस कराता है, सेइंग कि वो ईवा के साथ यहाँ रहकर काम सीखेगी। लेकिन यहाँ ईवा को रियलाइज हो जाता है कि मरियम काम सीखने नहीं बल्कि उसे रिप्लेस करने आई है। मरियम का डेस्क ईवा के साथ ही लगाया जाता है जहां जानबूझकर मरियम ईवा की डिसेबिलिटी का मजाक बनाती है और उसे बताती है कि उसके हाफ क्लाइंट से अब वो डील करेगी। खैर, रात को सोफी और ईवा सोफी के एक फ्रेंड बोरिस से मिलने बार में जाने के लिए रेडी होते हैं और यहाँ बोरिस अपने साथ एक फ्रेंड थॉमस को लेकर आया था। उन लोगों की बात के दौरान बोरिस उन सबको एक ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के बारे में बताता है और इसी दौरान वो ईवा की डिसेबिलिटी का मजाक बनाता है। थॉमस यहाँ बोरिस को ऐसा करने के लिए डांटता है जिससे ईवा खुश हो जाती है और वो सोफी को बताती है कि थॉमस उसे अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद सोफी उसे बताती है कि उसे भी थॉमस अच्छा लगा और वो थॉमस के साथ जा रही है, विच मेंट कि बोरिस ईवा को घर ड्रॉप करेगा। नाउ बोरिस और ईवा घर जाने के लिए कार में बैठते हैं जहां बोरिस ईवा को एक लिंक सेंड करता है जिससे ईवा को अपनी पहली इन्वेस्टमेंट पर कुछ बोनस मिले और वो ईवा से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, बट ईवा उसे इग्नोर करती है। बोरिस की कार में ईवा की आंख लग जाती है और बोरिस जो कि नशे के हालत में था वो ईवा के साथ फिजिकल होने लगता है और ईवा के मना करने पर उसे बीच सड़क पे ही उतार कर चला जाता है। ईवा इससे काफी हर्ट होती है और वो बोरिस की कार की तरफ देखकर काइंड ऑफ कर्स करती है सेइंग ड्रॉप डेड, और उसके ऐसा कहते ही हम फिर उस मॉन्स्टर को जागते हुए देखते हैं और यहाँ घर पर एडवेंट कैलेंडर का 5th चेंबर ओपन होता है जिसमें से सेम उसी कार का एक मिनिएचर वर्जन बाहर आता है जैसा बोरिस अभी ड्राइव कर रहा था।
ईवा का डॉग मार्विन इस कार को देखता है और वो इसके साथ खेलने लग जाता है। अब स्ट्रेंजली इनफ घर पे मार्विन जैसे टॉय कार को मूव कर रहा था, ठीक वैसे ही बोरिस की कार भी किसी सुनसान जगह पे मूव होने लगती है और फाइनली मार्विन मिनिएचर कार को क्रश कर देता है, जिससे यहाँ बोरिस की कार भी क्रश हो जाती है और यहाँ बोरिस की मृत्यु हो जाती है। तो अगली सुबह ईवा को हम पार्क में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ वो एक लड़के को नोटिस करती है जो कि उसे अच्छा लग रहा था। तभी उसे सोफी की कॉल आती है जो कि उसे बताती है कि बोरिस की कल रात मृत्यु हो गई। कॉल कट होने के बाद ईवा को बोरिस का एक मैसेज डिलीवर होता है जो कि शायद बोरिस ने लास्ट नाइट लिखा होगा और इस मैसेज में लिखा था कि कल उसने जो कुछ भी किया वो नशे की हालत में किया था और इसके लिए वो शर्मिंदा था। अब थोड़ी देर बाद सोफी ईवा के पास आती है और वो दोनों थोड़ी बात करते हैं, जहां सोफी ईवा के फोन में वो लिंक ओपन करती है जो कि बोरिस ने ईवा को भेजा था। इस लिंक से ईवा को 457 यूरो फ्री मिलते हैं टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। सोफी को कहीं जाना था और वो ईवा को घर ड्रॉप करने के लिए पूछती है, बट ईवा पार्क में कुछ देर और रुकने का डिसाइड करती है क्योंकि उसे पार्क में बैठा वो लड़का अच्छा लग रहा था। घर आकर ईवा मार्विन के फूड बॉवेल में एक मिनिएचर कार के पीसेस नोटिस करती है और वो इसे डस्टबिन में डाल देती है। रात को ठीक 12 बजे एडवेंट कैलेंडर से वापस आवाज आने लगती है कि 12 बज गए, चेंबर खोलने का टाइम हो गया है। ईवा 6th चेंबर ओपन करती है जिसमें से एक लव कैंडी निकलती है। नेक्स्ट डे हम ईवा को एक कैफे में बैठे हुए देखते हैं, जहां उसे वही पार्क वाला लड़का अपने सामने वाली टेबल पर दिखता है। ईवा चुपके से उसकी कॉफी में वो लव कैंडी डाल देती है और उस कॉफी को पीने के बाद वो लड़का खुद ईवा के पास आकर उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो लड़का बताता है कि उसका नाम विलियम है और वो एक नर्स है। वो ईवा को पसंद करने लग गया था और वो पूरा दिन ईवा के साथ बात करते हुए ही बिता देता है, जिसके बाद वो ईवा को उसके घर ड्रॉप करता है और वो दोनों अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं। अब ईवा को बिलीव हो गया था कि इन एडवेंट कैलेंडर से निकलने वाली हर कैंडी ठीक वही इफेक्ट रियल लाइफ में ला रही थी जैसा उन पर लिखा होता है। ईवा एडवेंट कैलेंडर को लेकर बेसब्री से 12 बजने का इंतजार कर रही होती है और ठीक 12 बजते ही वो 7th चेंबर ओपन करती है, जिससे एक क्लॉक शेप्ड चॉकलेट निकलती है। जैसे ही ईवा इस चॉकलेट को खाती है वो 4 दिन आगे फ्यूचर में पहुंच जाती है, यानी कि उसके जीवन के 4 दिन स्किप हो जाते हैं। वो अपना फोन देखती है जिसमें 18 मिस्ड कॉल्स थे और उस ट्रेडिंग ऐप से कई नोटिफिकेशंस आए हुए थे। वो ऑफिस जाती है जहां उसका बॉस जॉन उस पर गुस्सा होता है क्योंकि वो 4 दिन से ऑफिस नहीं आई थी। वो ईवा को उसकी जॉब से हटा देता है, जिसके बाद ईवा विलियम के साथ अपने घर चली जाती है। यहाँ वो विलियम को एडवेंट कैलेंडर दिखाती है और उसे बताती है कि इसकी हर एक कैंडी एक इंस्ट्रक्शन के साथ आती है और उसे कंज्यूम करने पे ठीक वैसा ही होता है जैसा उस कैंडी के इंस्ट्रक्शन पे लिखा होता है। विलियम उस लव कैंडी का रैपर उठाकर पूछता है कि इससे क्या हुआ था, जिसपे ईवा झूठ बोल देती है कि इस वाली कैंडी से कुछ नहीं हुआ था। विलियम ईवा को ये कैंडीज खाने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि इन्हें कंज्यूम करने से ईवा को हेलुसिनेशंस हो रहे थे। विलियम के जाने के बाद ईवा का ध्यान उन चॉकलेट रैपर्स पे जाता है जो कि उन 4 दिन के थे जो डेज ईवा आगे आ गई थी, यानी स्किप हो गई थी। और ये रैपर्स एक साथ मिलकर एक इन्वेस्टमेंट कंपनी का सिंबल बनाती है और ईवा उस इन्वेस्टमेंट ऐप को ओपन करके उसी कंपनी में अपने 457 यूरोज इन्वेस्ट कर देती है, जिससे इंस्टेंटली उसे 9 सेंट्स का फायदा होता है। ना उस रात ईवा एडवेंट कैलेंडर के ऊपर कुछ बुक्स वगैरह रखकर उसे ब्लॉक कर देती है ताकि 12 बजे उसमें से कोई आवाज ना आए। ठीक 12 बजे जब ईवा सोई हुई थी तब एडवेंट कैलेंडर से एक आवाज आती है जो कि मार्विन को पुकारती है। 11th चेंबर ओपन होता है और उसके अंदर एक बोन शेप्ड कैंडी रखी हुई थी, जिसे खाने के बाद मार्विन वॉयलेंट बिहेव करने लगता है और घर के मेन डोर से बाहर कहीं चला जाता है। सुबह ईवा को घर के बाहर से मार्विन की बार्किंग की साउंड आती है और दरवाजा खोलने पर वो देखती है कि मार्विन की बॉडी पर रेड पेंट टाइप कुछ लगा हुआ था। ईवा मार्विन को साफ कर रही थी कि उसे मार्विन के फर में एक पेंडेंट फंसा हुआ मिलता है जो कि जॉन का था, और तभी ईवा को रियलाइज होता है कि मार्विन के फर पे वो कोई पेंट नहीं था बल्कि जॉन का खून था, यानी कि मार्विन ने जॉन को शायद मार दिया है। ईवा फौरन उस बिन को चेक करती है जिसमें उसने मार्विन के फुटबॉल से मिला मिनिएचर कार का टुकड़ा डाला था। वो उस पीस को देखती है और उसे यहाँ रियलाइज होता है कि ये मिनिएचर कार एग्जैक्टली उसी कार की तरह थी जो कि बोरिस उस दिन ड्राइव कर रहा था। ईवा समझ जाती है कि ये सब उस 3rd चेंबर की चॉकलेट का असर था, जहां हर उस इंसान की डेथ हो रही है जिसने ईवा को किसी भी वे में हर्ट किया था। इस पॉइंट पे ईवा सारी चॉकलेट्स की रैपर को एक टेबल पे डेट वाइज अरेंज करके उसके आगे एक नोट लिखती है, जहां उसे रियलाइज होता है कि 1st चेंबर की चॉकलेट में से उसे रूल्स पता चला था, 2nd चेंबर से मिली चॉकलेट ने उससे उसके डैड से कनेक्ट किया था,
थर्ड चेंबर से मिली चॉकलेट में लिखा हुआ था टू क्योर हर, डिस्ट्रॉय व्हाट हर्ट यू। फोर्थ चेंबर से उसे वो बेबी जीसस की चॉकलेट मिली थी। फिफ्थ चेंबर ओपन होने के बाद बोरिस की डेथ हुई थी। सिक्स्थ चेंबर से उसे लव कैंडी मिली थी। 7th to 10th उसके डेज उस क्लॉक शेप्ड वाली कैंडी की वजह से स्किप हो गए थे और 11th चेंबर ओपन होने के बाद जॉन की डेथ हो गई थी। रात को ईवा 12th चेंबर ओपन करती है जिसमें से फिर वही बेबी जीसस वाली चॉकलेट निकलती है। ईवा को याद आता है कि इस चॉकलेट के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो इसे कंज्यूम करने के बाद वॉक कर सकेगी। ईवा उस 12th और 4th चेंबर से मिली बेबी जीसस वाली चॉकलेट खा लेती है जिसके बाद उसे सीजर्स आने लगते हैं और उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है। यहाँ विलियम ईवा को बताता है कि ईवा उसे अपने घर से दूर रोड पर एडवेंट कैलेंडर के साथ बेहोश पड़ी हुई मिली थी, बट उसे समझ नहीं आ रहा था कि ईवा वहां कैसे पहुंच गई। खैर, ईवा अपने सामने एक अजीब सी पेशेंट को देखती है जो कि कुछ बड़बड़ा रही थी और ईवा को देखकर वो चुप हो जाती है। ईवा को स्कैन के लिए ले जाया जाता है जहां उसे अचानक लास्ट नाइट की बात याद आने लगती है और उसे रियलाइज होता है कि लास्ट नाइट वो खुद चलकर रोड पर गई थी। अब आज रात को ईवा अपने बेड पर ही थी जब उसे अपने साथ वाली पेशेंट की आवाज आती है जो कि कुछ प्रेयर्स वगैरह कर रही थी और वो बार बार डिलीवर मी फ्रॉम ईविल रिपीट किए जा रही थी। अचानक ही वो ईवा के बेड का चक्कर लगाने लगती है और 12 बजते ही एडवेंट कैलेंडर अपने हाथ में लिए ईवा के सामने आती है और यहाँ हम देखते हैं कि उस लेडी की दोनों आंखें ब्लैक टर्न हो गई थी और वो डिमोनिक आवाज में ईवा से बोलती है कि 12 बज गए हैं, चेंबर ओपन करने का टाइम हो गया है। ईवा 13th चेंबर ओपन करती है और वो पेशेंट इशारा करती है कि वो उसे ये चॉकलेट खिला दे। ईवा ऐसा ही करती है और उस पेशेंट को वो चॉकलेट फीड करा देती है जिसके बाद वो पेशेंट एक डिमोनिक हंसी हंसते हुए यहाँ से चली जाती है। खैर, घर आकर ईवा टेबल पर 12th और 13th चेंबर के रैपर को रखकर उनके आगे नोट लिखती है जहां वो 12th के आगे मेंशन करती है कि 12th को उसने वॉक किया था, लेकिन 13th के आगे उसे समझ नहीं आता कि वो क्या लिखे। इसके बाद वो 12 बजे 14th चेंबर को ओपन करती है जिसमें उसे फिर वही चॉकलेट मिलती है जो कि उसके डैड की फेवरेट हुआ करती थी। ईवा इस चॉकलेट को लेकर अपने डैड के घर जाती है और यहाँ उसे अपने स्टेप मॉम एग्नेस से पता चलता है कि एग्नेस इस घर को बेचने वाली थी। ईवा इस फैसले के खिलाफ थी, लेकिन एग्नेस उसे बताती है कि लीगली वो ईवा के डैड की वाइफ है और इसीलिए वो उनकी प्रॉपर्टी के फैसले ले सकती है। ईवा अपने डैड के पास जाती है, उन्हें 14th चेंबर की चॉकलेट खिलाती है जिसके बाद उसके डैड को सब कुछ याद आ जाता है और वो बताते हैं कि उन्होंने उसे और उसकी रियल मदर को बहुत मिस किया। ईवा के डैड उसे बताते हैं कि एडवेंट कैलेंडर उससे सैक्रिफाइसेस मांगेगा, उसे दूसरे लोगों को मारना पड़ेगा ताकि ईवा के चलने की शक्ति वापस आ सके। इसके लिए ईवा को अनजान लोग, उसके अपने दोस्त जिनसे वो प्यार करती है और उसके डैड तक को सैक्रिफाइस करना होगा। ये एक कीमत है जो उसे चुकानी होगी अगर वो दोबारा चलना चाहती है। वो उसे बताते हैं कि ईवा हेजिटेट ना करे अगर उसे उन्हें जान से मारना पड़े, क्योंकि अगर वो रिफ्यूज करेगी तो इच उसे ही मार देगा, यानी कि उसकी खुद की जान चली जाएगी। नाउ 15 दिसंबर को फिर चेंबर से वही बेबी जीसस वाली चॉकलेट निकलती है जिसे खाने से शायद ईवा चल पाए। ईवा इस चॉकलेट को लेकर विलियम के पास जाती है क्योंकि वो ये चॉकलेट विलियम के सामने खाना चाहती थी ताकि विलियम उसकी बात पर भरोसा कर सके। वो इस चॉकलेट को खाती है और विलियम ये देखकर शॉक रह जाता है कि इसे खाने के बाद ईवा की लेग की मसल्स में हलचल होने लग गई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विलियम ईवा को स्विमिंग पूल ड्रॉप करके अपने घर की तरफ निकल जाता है, बट तभी वो नोटिस करता है कि ईवा के घर की कीज उसके कार में ही रह गई थी और वो ईवा की घर की तरफ चल देता है। यहाँ आकर वो कीज को कारपेट के अंदर रखकर जाने लगता है कि तभी वो नोटिस करता है कि मेन डोर अपने आप ही खुल गया था। वो इसे लॉक करके अपनी कार की तरफ जाता है, बट अगेन वो मेन डोर को नोटिस करता है जो कि अपने आप ही खुल गया था। विलियम घर के अंदर जाता है जहां वो ईवा के रूम में चॉकलेट रैपर्स और उनके आगे लगे नोट्स को देख लेता है और यहाँ वो 6th डे वाले रैपर पर अपना नाम लिखा हुआ देखता है और उसे रियलाइज होता है कि ईवा ने उसे धोखे से अपने प्यार में डाला है। तभी मेन डोर अपने आप बंद हो जाता है और विलियम को ईवा के उसी डेड फोन की रिंग सुनाई देती है। विलियम कॉल पिक करता है और यहाँ उसे ईवा की आवाज आती है जो कि उसका नाम ले रही थी और इसके बाद कोई डिमोनिक वॉइस उसकी जगह ले लेती है। एडवेंट कैलेंडर के ऊपर से वो ह्यूमन फिगर पॉप आउट होता है और विलियम के छूते ही विलियम को इच मॉन्स्टर की एक झलक दिखाई देती है। तभी एडवेंट कैलेंडर के लगे मिरर में स्क्रैच होते हुए कुछ उल्टे वर्ड्स में अपीयर होता है जिन्हें सीधा करने पे वी कैन रीड डोंट डंप इट, और इसे देखते ही विलियम एडवेंट कैलेंडर को एक बैग में रखकर इसे दूर ले जाकर एक लेक में फेंक देता है।
उसके ऐसा करते ही लेक में से स्मोक निकलता है और पास का इन्वायरमेंट एकदम स्केरी हो जाता है। नाउ लेक में से इच मॉन्स्टर बाहर आता है, जिसे देखकर विलियम अपनी कार में बैठकर भागने लगता है, लेकिन इच उसे खींचकर लेक में डुबा देता है, जिससे विलियम की जान चली जाती है। दूसरी तरफ ईवा स्विमिंग पूल के बॉटम में विलियम की डेड बॉडी देखती है और उसे पानी से बाहर निकालने की कोशिश करती है, बट शी वॉज अनेबल टू डू दैट। और जब वो पानी से खुद बाहर निकलती है तो वो देखती है कि वो पूल से बाहर नहीं आई थी, बल्कि उस लेक से बाहर आई थी जहां विलियम ने एडवेंट कैलेंडर को डुबोया था। इच मॉन्स्टर एडवेंट कैलेंडर लेकर आता है और वो ईवा को इसे सौंप देता है। इसके बाद अचानक ही ईवा की आंख अपने घर में खुलती है। रात को 17th चेंबर से जो चॉकलेट निकलती है, ईवा उसे देखकर विलियम का नाम लेती है और इसके बाद ईवा के डेड फोन की बेल रिंग होती है। ईवा अपने वॉशरूम की मिरर पर एक स्क्रैच नोटिस करती है, जिसकी दूसरी तरफ वो उस दिन का सीन देखती है जब विलियम यहाँ आया था। विलियम कॉल पिक करता है और यहाँ ईवा विलियम का नाम लेती है। विलियम उस एडवेंट कैलेंडर के मिरर को देखता है, जिसकी दूसरी तरफ फिलहाल ईवा बैठी हुई थी। ईवा विलियम को वार्न करने के लिए मिरर पर स्क्रैच करते हुए डोंट डंप इट लिखती है, विच एक्सप्लेन्स कि उस दिन विलियम को मिरर पर उल्टे वर्ड्स इच होते हुए क्यों दिख रहे थे। वेल, इसके आगे क्या हुआ था वो तो हमें पता ही है। नाउ 18th चेंबर से एक डैगर निकलता है और चॉकलेट के रैपर पर मार्विन की इमेज थी, यानी कि ईवा को अब मार्विन को सैक्रिफाइस करना होगा। ईवा उस डैगर को फेंक देती है, लेकिन तभी इच उसका गला दबा देता है, विच मेंट कि ईवा अगर अपने कुत्ते मार्विन को नहीं मारेगी तो इच उसे मार देगा। ऐसे में ईवा अपने कुत्ते को मार डालती है और अगली मॉर्निंग जब सोफी उसके घर आती है तो वो ईवा को नाइफ के साथ और मार्विन की डेड बॉडी के साथ बैठा हुआ शॉक्ड स्टेट में देखती है। सोफी और थॉमस मार्विन की डेड बॉडी को क्रिमेट करके आते हैं और ईवा को अपने साथ ले जाने का डिसाइड करते हैं। यहाँ रात को सोफी 19th चेंबर को ओपन कर लेती है और इसमें से निकली ब्लू कैंडी को अपने पास रख लेती है। तभी ईवा यहाँ आ जाती है और सोफी से पूछती है कि 19th चेंबर वाली कैंडी कहाँ है, जिस पर सोफी ईवा को अपने पास रखी एक च्युइंगम देकर उसे झूठ बोल देती है कि यही 19th चेंबर से निकली थी। सोफी ईवा को अपनी कार में बिठाकर थॉमस के बताए हुए होटल की तरफ निकल जाती है। ईवा ने एडवेंट कैलेंडर अपने हाथ में ही रखा हुआ था और वो कॉन्टिन्यूअसली उस च्युइंग गम को चबाए जा रही थी और इस बात से फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि आखिर कोई इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा। रात को ईवा और सोफी बात कर रहे थे जब ईवा को अचानक ही उस दिन का फ्लैशबैक आता है जब वो और सोफी ईवा की एक परफॉर्मेंस के लिए सोफी की कार से जा रहे थे और सोफी ने एक कॉल पिक करने के चक्कर में गाड़ी का एक्सीडेंट करा दिया था, जिसके बाद से ही ईवा ने अपने चलने की शक्ति हमेशा के लिए खो दी थी। यहाँ में पता चलता है कि ईवा को यह विजन तब आया जब उसने 20th चेंबर से निकली कैंडी को खाया था, विच मेंट कि सोफी की अब डेथ हो जाएगी। इसीलिए ईवा अपने मन में एक ही बात दोहराती रहती है कि आई डोंट ब्लेम हर एंड आई डोंट वांट टू हर्ट हर। रात को ईवा एडवेंट कैलेंडर को लेकर बैठी हुई थी कि तभी कैलेंडर के ऊपर से खाली फ्रेम निकलता है और इच का फिगर यहाँ से गायब था। ईवा को समझ नहीं आता कि इच यहाँ से कहाँ गया और सोफी ईवा से कहती है कि उसे इस कैलेंडर पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि वो उसके दिमाग के साथ खेल रहा है। ईवा सोफी को बताती है कि ये कैलेंडर उसे उसके चलने की शक्ति वापस लौटाएगा और ये सुनकर सोफी ईवा से माफी मांगने लगती है क्योंकि सोफी को खुद भी लगता है कि उसकी ही वजह से ईवा का ये हाल हुआ था। 21st चेंबर ओपन होता है और उसमें से वही बेबी जीसस वाली चॉकलेट निकलती है और अब ईवा को यकीन हो जाता है कि सोफी के सैक्रिफाइस की बारी आ गई है। वो सोफी को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है, बट सोफी उसकी बात ये कहकर टाल देती है कि जब तक वो इस चॉकलेट को खाएगी नहीं तब तक उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और सोफी उससे वो चॉकलेट लेकर अपने रूम में चली जाती है। यहाँ सोफी थॉमस को वो 19th चेंबर से निकली ब्लू कैंडी खिला देती है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं और बाहर हम ईवा को देखते हैं जिसे एडवेंट कैलेंडर के टॉप में एक सीक्रेट चेंबर दिखता है जिसमें से एक पेंटिंग निकलती है। इस पेंटिंग में एक रूम बना हुआ था जिसके एक कॉर्नर में एडवेंट कैलेंडर रखा होता है। कमरे के बीच एक औरत और एक बच्चे की लाश पड़ी होती है। ईवा पेंटिंग टर्न करती है जहां उसे पता चलता है कि ये पेंटिंग किसी हॉफमैन नाम के आदमी ने बनाई थी और यहाँ उसका एड्रेस भी लिखा हुआ था। तभी ईवा को थॉमस और सोफी के रूम से कुछ चिल्लाने की आवाजें आती है, जिसके बाद थॉमस के रूम के डोर से सोफी की लाश बाहर गिरती है और ईवा देखती है कि थॉमस पजेस स्टेट में वहां खड़ा था। तभी ईवा थॉमस के पीछे इच को देखती है जो कि थॉमस का सर घुमाकर उसे जान से मार देता है। इसके बाद इच वो बेबी जीसस वाली चॉकलेट ईवा को देता है जिसे खाकर ईवा फाइनली चलने लग जाती है, वो भी एकदम प्रॉपरली। ईवा सोफी की कार लेकर यहाँ से डायरेक्ट हॉफमैन के घर जाती है जहाँ वो हॉफमैन को बताती है कि यहाँ वो उससे उसकी एक पेंटिंग के बारे में बात करना चाहती है जो कि उसने लास्ट ईयर बनाई थी। इस पर हॉफमैन उसे बताता है कि वो लास्ट 5 साल से ब्लाइंड है, सो ये पॉसिबल ही नहीं कि उसने लास्ट ईयर कोई पेंटिंग बनाई हो।
हॉफमैन उस पेंटिंग को फील करता है और यहाँ वो नोटिस करता है कि पेंटिंग में उसकी वाइफ और उसके बेटे की डेड बॉडी बनी हुई थी। ईवा समझ जाती है कि ये पेंटिंग एक मैसेज थी जो हॉफमैन ने इस एडवेंट कैलेंडर में छोड़ी थी, ताकि उसके बाद जिस भी इंसान को ये कैलेंडर मिले उसे समझ आ जाए कि ये कैलेंडर आपकी विश पूरी करने के लिए आपसे सैक्रिफाइस लेता है। हॉफमैन उसे अपने घर से चले जाने के लिए कहता है और 22 की नाइट को 22 चैम्बर ओपन होता है जिसमें से एक डॉल निकलती है। इसे देखकर ईवा समझ जाती है कि ये डॉल मरियम को रिप्रेजेंट कर रही थी। ईवा इस डॉल को कोई हार्म नहीं पहुंचाना चाह रही थी, लेकिन इच उसकी ही जान ले लेता। इसीलिए ईवा मरियम की डॉल को तोड़कर मरोड़कर फेंक देती है और यहाँ मरियम जो अपने बाथ टब में थी वो उसी डॉल की तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है और मारी जाती है। नाउ 23rd चेंबर से एक गन निकलती है और ईवा के डैड की फेवरेट चॉकलेट, और इसे देखकर ईवा समझ जाती है कि अब उसे अपने डैड को खुद मारकर उन्हें सैक्रिफाइस करना होगा। लेकिन इससे पहले वो एडवेंट कैलेंडर को अच्छे से रैप करके एग्नेस को गिफ्ट करती है। एग्नेस इस गिफ्ट को देखती है और एडवेंट कैलेंडर को फेंक देती है, और उसके ऐसा करते ही इच यहाँ आकर उसे जान से मार देता है, जिसके बाद ईवा अपने डैड से आखिरी बार मिलने जाती है। ईवा के डैड खुशी खुशी ईवा के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी थे। ईवा काफी झिझकती है एंड फाइनली वो उन्हें शूट कर देती है। अब सीन शिफ्ट होकर एक होटल में आता है जहां ईवा ने अपने स्विमिंग क्लास से एक हैंडसम लड़के एंटोनी को यहां बुलाया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि एडवेंट कैलेंडर की लास्ट कैंडी खाने के बाद चीजें रिवाइंड हो जाएंगी और वो सब कुछ भूल जाएगी। यानी कि ईवा वापस से 1 दिसंबर में पहुंच जाएगी, साथ ही जो लोग भी सैक्रिफाइस हुए हैं वो सब वापस जिंदा हो जाएंगे और ईवा कभी नहीं चल पाएगी। इन शॉर्ट कहा जाए तो उसकी जिंदगी बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी जैसे पहले थी। इसीलिए वो अपने आखिरी समय एंटोनियो के साथ सुकून से बिताना चाहती थी। अब रात को हम ईवा को होटल के रूफ पर देखते हैं जहां वो अपने मोबाइल में एक वीडियो रिकॉर्ड करती है। ईवा बताती है कि जिसे भी एडवेंट कैलेंडर मिले उसे ये बातें ध्यान में रखनी है कि ये कैलेंडर सैक्रिफाइसेस मांगता है और हर सैक्रिफाइस पूरा करना जरूरी है, नहीं तो इच आपको मार देगा और ऐसा होते ही वो लोग भी मर जाएंगे जो अब तक सैक्रिफाइस हुए थे। आपको हर रूल मानना होगा और आखिरी चॉकलेट खाने पर चीजें वापस पहले की तरह हो जाएंगी और जो सब कुछ भी हुआ था वो सब आप भूल जाएंगे। ईवा इस रिकॉर्डिंग को कैलेंडर के सीक्रेट चेंबर में रख देती है। इसके बाद 12 बजे आखिरी चेंबर ओपन होता है और ईवा उसमें से निकली चॉकलेट खाने ही जा रही होती है कि तभी एंटोनी यहाँ आ जाता है और वो ईवा को ऐसा करने से रोक लेता है। एंटोनी ईवा को बताता है कि दूसरे रूल के हिसाब से सारे रूल तब तक ही मानने हैं जब तक कि लास्ट चेंबर ना खुल जाए, और आज लास्ट चेंबर खुल गया है। अब सिंस कोई रूल फॉलो नहीं करना है तो इसका मतलब ईवा को चॉकलेट खाने की कोई ज़रूरत नहीं है और अब वो इस कैलेंडर को फेंक भी सकती है। ये कहकर एंटोनी उस कैलेंडर को उठाकर होटल की छत से नीचे फेंक देता है एंड सरप्राइजिंगली इच यहाँ नहीं आता है और एंटोनी को कुछ नहीं होता। सो एट दिस पॉइंट ईवा के पास 2 चॉइस थी, या तो वो लास्ट चॉकलेट खा ले जिससे सब कुछ रिवाइंड होके दिसंबर 1 आ जाएगा और वो ठीक वैसे ही जिंदगी जिए जैसे वो जीती आई थी, या फिर वो लास्ट चॉकलेट ना खाए और बाकी की जिंदगी अपने पैरों पे चलकर गुजारे। लेकिन ऐसा करने पे सैक्रिफाइस हुए लोग वापस नहीं आने वाले। ईवा लास्ट चॉकलेट को देखती है और उसे 1 से 24 दिसंबर का हर दिन याद आता है और हर वो इंसान जो उसके लिए सैक्रिफाइस हुआ था, और वो चिल्लाती है एंड यहाँ पे स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। इस घटना के 1 साल बाद हम एक आदमी को अपने बच्चे के साथ ईवा के घर के बाहर उसी फोन के साथ देखते हैं जिसमें ईवा ने अपना मैसेज रिकॉर्ड किया था। ईवा के घर का मेन डोर खुला हुआ था और वो आदमी अंदर चला जाता है। तो दोस्तों, मूवी के ओपनिंग सीन में हम एक आदमी को एक बड़ी सी बोरी कैरी करके एक जगह पर ले जाते हुए देखते हैं जहां हर तरफ छोटे छोटे फायर जल रही थी। इस सेटिंग को देखकर ऐसा लग रहा था मानो यहाँ ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया जा रहा हो और इस जगह पे कुछ लोग गैदर्ड थे जहां औरतें बुर्का पहनी हुई थी। यहाँ वो ओपनिंग सीन वाला आदमी अपनी बोरी में से 6 से 7 साल का बच्चा निकालता है हु वाज अनकॉन्शियस, और वो बच्चे को पकड़कर उसका सर एक स्टोन पर रखता है। इसके बाद हम एक और आदमी को देखते हैं जो अपने साथ एक नाइफ लेकर आता है और वो इस बच्चे की आंखें चेक करता है। बच्चे की एक आंख में एक ब्लैक स्पॉट था जिसे देखने के बाद वो आदमी बाकी सबको बताता है कि इस बच्चे की आंख में चाबी है, और ऐसा कहने के बाद वो उस बच्चे का गला उसी स्टोन पर काट देता है। इसके बाद एक लेडी यहाँ आकर इस स्टोन को पानी से साफ करती है और ये पूरा सीन देखने के बाद इट वॉज वेरी क्लियर कि ये किसी तरह का रिचुअल था और अभी अभी इन लोगों ने एक बच्चे को सैक्रिफाइस किया है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर इस मूवी के मेन कैरेक्टर से फोकस करता है जिनका नाम यास्मीन, बिलेल और वालिद था।
ये तीनों कॉलेज स्टूडेंट्स थे जो कि जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे थे और इनकी आपस में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। नाउ कॉलेज के फाइनल सेमेस्टर के लिए इनके प्रोफेसर इन्हें एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट देते हैं और इस प्रोजेक्ट के लिए सबको न्यू और एकदम डिफरेंट टॉपिक्स पिक करने थे। तो इसके बाद हम कॉलेज कैंटीन में वालिद को अपना लंच करते हुए देख रहे थे, जहां यास्मीन और बिलेल उसे ज्वाइन करते हैं टू डिस्कस ऑन देयर प्रोजेक्ट। इसी बीच बिलेल वालिद की सैंडविच का एक बाइट लेता है जिसका टेस्ट उसे काफ़ी स्ट्रेंज लगता है। एनीवेज, वो लोग डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कस कर रहे थे कि तभी वालिद उन दोनों को एक अजीब बात बताता है। वो उन दोनों को बताता है कि उसकी मॉम की एक फ्रेंड की बेटी एक नर्स है जिसके हॉस्पिटल में एक मोंगिया नाम की पेशेंट है जिसे हॉस्पिटल के मोस्ट ऑफ द स्टाफ एक विच समझते हैं। दरअसल वो लगभग 20 साल पहले एक हाईवे पर नेकेड पाई गई थी जहां उसका गला आधा कटा हुआ था और पुलिस को उसके पास किसी तरह की कोई आईडी नहीं मिली थी। उसे फौरन हॉस्पिटल लाया गया था और हॉस्पिटल वालों ने ही उसे मोंगिया नाम दिया। कुछ दिन ट्रीटमेंट चलने के बाद मोंगिया बहुत मुश्किल से फिजिकली रिकवर हो पाई, बट देन उसकी मेंटल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगी। वो रात भर अकेले में कुछ बड़बड़ाती रहती थी और किसी से भी बात नहीं करती थी। शुरू में वो रात को अजीब तरह की आवाज़ें निकालती थी और धीरे धीरे उसका बिहेवियर वायलेंट होता गया, जिसके बाद वो हॉस्पिटल के स्टाफ पर अटैक करने लग गई। यही वजह है कि उसे बाकी पेशेंट से अलग रखा गया है। अब दोस्तों, ये स्टोरी यास्मीन को अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ ठीक नहीं लगती और यास्मीन यहाँ वालिद से कहती है कि हॉस्पिटल अथॉरिटी उन्हें असाइलम में रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, वालिद इंश्योर्स देम कि वो अपनी दोस्त की मदद से सब कुछ अरेंज कर लेगा। फाइनली यास्मीन और बिलेल को इस पर अग्री करना पड़ता है। तो नेक्स्ट सीन में हम यास्मीन को शावर में देखते हैं जहां उसे एक वुमेन जो कि बुर्के में कवर्ड थी अपनी तरफ आती हुई दिखती है। वो औरत यास्मीन के बाथटब का कर्टेन हटाती है और इसी के साथ यास्मीन की आंख एक चीख के साथ खुल जाती है। यास्मीन के नाना बशीर उसकी चीख सुनकर उसके रूम में आते हैं और वो यास्मीन से पूछते हैं कि उसने क्या देखा। यहाँ हमें पता चलता है कि यास्मीन को ऐसे सपने बचपन से ही आ रहे थे जिनमें वो एक स्ट्रेंज वुमेन को बुर्के में कवर्ड देखती है जिसे वो द वुमेन इन ब्लैक बुलाती है। दिस वुमेन हॉन्ट्स यास्मीन एंड शी ट्राइज टू किल हर। यहाँ बशीर ये सब सुनकर दूसरी तरफ फेस करके बैठ जाते हैं। यास्मीन उनसे सॉरी कहती है क्योंकि उन्हें उसकी इस प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है, लेकिन दोस्तों यहाँ ग्रैंडपा बशीर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। यास्मीन जैसे ही उनके कंधे पे हाथ रखती है वो टर्न करते हैं और यहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं कि बशीर पोजेस्ड हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, वो यास्मीन पर अटैक कर देते हैं और इसी के साथ यास्मीन नींद से जाग जाती है। यानी कि एक्चुअली में यास्मीन ने ड्रीम के अंदर एक और ड्रीम देखा था। खैर, नेक्स्ट डे यास्मीन, बिलेल और वालिद उसी हॉस्पिटल में जाते हैं जहां वो हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर का इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू ओवर होने के बाद यास्मीन उनसे मोंगिया के बारे में पूछती है, जिस पर डॉक्टर का रिप्लाई होता है कि वो ऐसी किसी पेशेंट को नहीं जानते। नाउ दिस वाज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर देम और उनकी कितनी भी कोशिश करने पर डॉक्टर मोंगिया के बारे में कुछ बता नहीं रहे थे। इस पॉइंट पे वालिद अपनी नर्स फ्रेंड से हेल्प मांगता है जो कि इन्हें लेट नाइट हॉस्पिटल को विजिट करने के लिए कहती है ताकि वो इन्हें मोंगिया से मिलवा सके। अब इन लोगों के पास काफ़ी टाइम था और इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो पब्लिक लाइब्रेरी जाकर मोंगिया से रिलेटेड हर न्यूज़ आर्टिकल को स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ लाइब्रेरी में यास्मीन के साथ एक अजीब इंसिडेंट होता है। यास्मीन को ऐसा फील होता है एज इफ कोई उसे स्टॉक कर रहा हो एंड सडनली कोई उस पर अटैक करता है। यास्मीन डर से चीखती है, लेकिन बिलेल के आने पर वहाँ यास्मीन के अलावा और कोई नहीं था। यास्मीन काफ़ी कंफ्यूज सा फील करती है बिकॉज वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि अभी अभी जो हुआ वो रियल था या फिर सिर्फ उसकी इमेजिनेशन। खैर, वो लोग रात को उसी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं जहां वालिद की नर्स फ्रेंड उन्हें हॉस्पिटल के उस वार्ड में ले जाती है जहां सभी मेंटली अनस्टेबल या फिर वॉयलेंट पेशेंट्स को बाकी पेशेंट से अलग रखा जाता था। वो लोग मोंगिया के रूम के पास पहुंचते हैं और वालिद यहाँ बाहर रुकने का डिसाइड करता है। यहाँ अंदर हम मोंगिया के रूम के एक कॉर्नर में चेन से बंधा हुआ देखते हैं और इस रूम में काफ़ी अंधेरा था जहाँ अजीब सी स्मेल भी आ रही थी। यास्मीन मोंगिया के पास जाती है और उसे बताती है कि वो लोग उसके बारे में एक रिपोर्ट बना रहे हैं और इसीलिए वो उसे यहाँ फिल्म करेंगे। यास्मीन मोंगिया से उसके पास्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछती है, लेकिन मोंगिया यास्मीन की किसी भी बात पर ध्यान देने के बजाय उसे बस घूर रही थी। यास्मीन एक मैप दिखाकर मोंगिया से पूछती है कि क्या वो पॉइंट करके अपनी उस लोकेशन के बारे में बता सकती है जहां 20 साल पहले उसके साथ कुछ बुरा हुआ था। इस पॉइंट पे मोंगिया अचानक से यास्मीन का हाथ पकड़ लेती है और उसके पास आकर उसके कान में कहती है, इट्स यू। मोंगिया ने यास्मीन का हाथ इतना कस कर पकड़ा था कि उसके हाथ पर एक वूंड हो जाता है।
तभी वालिद रूम में भागते हुए आता है और वो मोंगिया को किक करके यास्मीन और बिलेल को लेकर वहां से निकल जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को यास्मीन के घर पे देखते हैं, जहां यास्मीन अपने नाना से झूठ कहती है कि उसके हाथ पर वो वुंड वालिद के पेट कैट की वजह से हुआ है ना। वालिद और बिलाल अपने अपने घर निकलते हैं और जाने से पहले वालिद यास्मीन को उसका मैप देकर जाता है। उन दोनों के जाने के बाद बशीर यास्मीन से फिर पूछते हैं कि ये चोट उसे कैसे लगी, बट यास्मीन अभी भी उनसे झूठ बोलती है। बशीर जानते थे कि यास्मीन उनसे कुछ छिपा रही है और शायद इसीलिए वो यास्मीन को उनके साथ शेख या फिर प्रीस्ट के पास चलने के लिए कहते हैं। नो यास्मीन इन सब में बिलीव नहीं करती थी और इसलिए शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड, बट बशीर के इंसिस्ट करने पे वो मान जाती है। रात में यास्मीन बिलेल को कॉल करती है और वो लोग नेक्स्ट डे उस जगह जाकर खोजबीन करने का प्लान बनाते हैं जहां मोंगिया 20 साल पहले पुलिस को मिली थी। कॉल कट होने के बाद जब यास्मीन अपना मैप उठाती है तो वो काफी सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि वो मोंगिया से हॉस्पिटल में जिस लोकेशन के बारे में जानना चाहती थी वो समहाउ इस मैप पर मार्क्ड थी। एनीवेज नेक्स्ट मॉर्निंग हम बशीर और यास्मीन को शेख के पास देखते हैं, जहां शेख यास्मीन से उसका हाल पूछते हैं, लेकिन यास्मीन को ये सब एकदम बकवास लग रहा था और वो इरिटेट होकर रिप्लाई देती है कि वो एकदम ठीक है। इस पर बशीर शेख से कहते हैं कि यास्मीन ठीक नहीं है और वुमेन इन ब्लैक फिर से उसके सपने में आने लगी है, जिस वजह से वो रात भर सो नहीं पाती। शेख यास्मीन से उसके सपने के बारे में और डिटेल्स मांगते हैं, लेकिन यास्मीन कॉलेज का बहाना देकर यहाँ से चली जाती है। उसके यहाँ से जाने के बाद शेख काफी सीरियस टोन में बशीर से पूछते हैं कि उसने यास्मीन को अभी तक कुछ बताया कि नहीं, जिस पर बशीर सेज नो, क्योंकि यास्मीन की मदर से उसने प्रॉमिस किया था कि वो यास्मीन को इन सब से दूर रखेगा। अब दोस्तों ये दोनों किस चीज की बात कर रहे हैं ये हमें स्टोरी में जल्दी आगे पता चल जाएगा। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, जहां हम यास्मीन, बिलेल और वालिद को मैप पे मार्क की गई लोकेशन को खोजते हुए देखते हैं। ये लोग ऑलमोस्ट उस लोकेशन पे पहुंच ही गए थे कि तभी बिलेल की तबीयत थोड़ी बिगड़ जाती है और वो कार रोककर वॉमिटिंग करने लगता है। वहां जा रहा एक आदमी अपनी कार रोककर उनकी मदद के लिए आता है और वो इनसे पूछता है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, जिस पर वालिद उसे बताता है कि वो यही पास में ही जा रहे हैं। नो बिलेल वाज फाइन, तो वो लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और वो आदमी वहां से चला जाता है। लोकेशन के पास आने के बाद उन्हें आगे का रास्ता समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वालिद एक आदमी से रास्ता पूछता है, लेकिन वो आदमी डेफ था, जिस वजह से वो वालिद की बातें समझ नहीं पा रहा था। यहाँ वालिद बाकी दोनों को आवाज लगाता है और उन्हें बताता है कि उसे रास्ता समझ आ गया है और वो उन दोनों को लीड करता है। ये रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता है और काफी दूर चलने के बाद भी उन्हें आसपास कुछ नहीं दिखता। बिलेल सडनली पीछे ही रुक गया था और वो वालिद और यास्मीन को आवाज लगाता है। ये दोनों बिलेल के पास पहुंचते हैं, जहां थोड़ी दूर पर एक छोटी बच्ची दूसरी तरफ मुंह करके कुछ खा रही थी। यास्मीन उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन ये बच्ची यास्मीन के पैरों की आवाज सुन लेती है और यहाँ हम देखते हैं कि उस बच्ची के मुंह से खून निकल रहा था और वो एक कौआ खा रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये बच्ची इन तीनों की तरफ देखकर क्रीपली स्माइल करती है और उस आधे खाए हुए कौए को वहीं गिराकर भाग जाती है। वो तीनों भी उस बच्ची को फॉलो करते हैं और उसका पीछा करते करते वो लोग एक विलेज के पास पहुंच जाते हैं। ये विलेज काफी शांत था और पास जाने पर वो लोग देखते हैं कि हर घर के आगे रस्सियों पर मीट लटका हुआ था। विलेज में मोस्टली विमेन थी और वो सभी अब इन तीनों को घूरने लगती है। तभी यहाँ वो आदमी आता है जो उन्हें रास्ते में मदद के लिए मिला था और वो यहाँ आकर इनको वेलकम करता है। वो आदमी अपना नाम सबेर बताता है और वो काफी खुश होकर उन्हें बताता है कि ये उसका विलेज है और अगर उसे पता होता कि वो लोग यहाँ आने वाले हैं तो वो उन्हें खुद लेकर आता। खैर सबेर इन लोगों को टी सर्व करता है और वो इनसे पूछता है कि ये लोग यहाँ किस काम से आए हैं, जिस पर यास्मीन उसे 20 साल पहले वाले इंसिडेंट के बारे में बताती है। ये सुनकर सबेर का कहना था कि उसे इतने पुराने किसी इंसिडेंट के बारे में कुछ नहीं पता। यास्मीन सबेर से यहाँ रस्सियों पर लटके हुए मीट को देखकर बोलती है कि लगता है आप लोगों को मीट कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है, जिस पर सबेर से इसकी मीट हमारी जान है और ऐसा कहकर वो इन तीनों को डिनर तक यहीं रुकने के लिए इंसिस्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ हम घर पर बशीर को देखते हैं, जो कि यास्मीन के रूम में जाते हैं और वहां उन्हें मोंगिया से रिलेटेड काफी सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स मिलते हैं। इन चीजों को देखकर बशीर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो यास्मीन को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ हॉरर मूवीज यास्मीन जिस जगह पे थी वहां फोन में नेटवर्क नहीं था। खैर हम डिनर का सीन देखते हैं, जहां ये तीनों अपनी प्लेट्स का वेट कर रहे थे और बाकी औरतों ने अपना अपना खाना स्टार्ट कर दिया था। इस गांव के लोग मीट को ऐसे खा रहे थे मानो वो कई दिनों से भूखे हों। एनीवेज सबेर इन दिनों को खाना सर्व करता है, जिसमें एज एक्सपेक्टेड बहुत सारा मीट था और ये सब देखकर यास्मीन को बहुत अजीब लगता है। वालिद खाना स्टार्ट कर देता है और उसे ये काफी टेस्टी लग रहा था, लेकिन बिलेल और यास्मीन को ये सब काफी डिसगस्टिंग लग रहा था।
यास्मीन थोड़ा बहुत खाने का ट्राई करती है, लेकिन बिलेल खाने की एक्टिंग करता है। यास्मीन उसे छोटी बच्ची को पास में देखता है जो कि एक औरत के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। वो औरत अपने उस बच्ची को अपनी प्लेट से मीट के पीसेस देती है और इन्हें लेकर वो बच्ची एक कॉर्नर में जाकर बाकियों की तरह ही अजीब तरीके से खाना स्टार्ट कर देती है। यास्मीन सवेर से पूछती है कि क्या वो बच्ची उसकी बेटी है, जिस पर सवेर उसे बताता है कि वो उसकी भतीजी है। वो यास्मीन को बताता है कि ये एक स्पेशल चाइल्ड है, बट वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। डिनर हो जाने के बाद वो लोग वहां से जाने का प्लान करते हैं, बट सवेर उन्हें रात को यहीं रुक जाने के लिए इंसिस्ट करता है, क्योंकि रात में उनका जंगल से होकर जाना डेंजरस होगा। यास्मीन उसे थैंक यू बोलकर मना कर देती है और वो वालिद को ड्राइव करने के लिए बोलती है, क्योंकि एक्चुअली में यास्मीन का नाइट विजन वीक था और बिलेल को ड्राइविंग आती ही नहीं थी। अब यहाँ वालिद उन्हें बताता है कि वो भी अभी ड्राइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अपना स्पेक्टेकल्स घर पर ही भूल गया है। एज अ रिजल्ट उन्हें आज रात यहीं रुकना पड़ता है। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ हॉरर मूवीज, कभी भी कोई अगर आपको अपने घर में रुकने के लिए कहे तो प्लीज वहां मत रुको, रुकोगे तो मरोगे। एनीवेज, तो बीच रात में यास्मीन वॉशरूम यूज करने के लिए जब उठती है तो उसे बाहर से उसी छोटी बच्ची की हंसने की आवाज आती है। जब यास्मीन खिड़की से बाहर देखती है तो वो एकदम शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उनके गेस्ट हाउस के बाहर बहुत सारे ब्लैक कपड़ों में कवर्ड लोग खड़े होते हैं और वो छोटी बच्ची उन्हीं के चक्कर लगा रही थी। यास्मीन डर से चिल्लाकर वालिद और बिलेल को आवाज लगाती है, लेकिन उनके आने तक बाहर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। खैर, नेक्स्ट मॉर्निंग सवेर इन तीनों की कार देखने के लिए चला जाता है और यहाँ रूम में वालिद बिलेल के कैमरा को देख रहा था, तभी उसे उसमें एक रिकॉर्डिंग मिलती है। ये रिकॉर्डिंग कल रात की थी जब वो लोग सो रहे थे, और इसे देखकर वालिद बिलेल से चिल्लाकर पूछता है कि उसने उनके सोते वक्त की रिकॉर्डिंग क्यों करी। बट देन रिकॉर्डिंग में आगे वो बिलेल को भी सोया हुआ देखता है, जहां कोई उसके नेक पर एक नाइफ रखता है। इस फुटेज को देखकर हम व्यूअर समझ पाते हैं कि पिछली रात को कैमरा किसी और के पास था। अब दोस्तों, यहाँ वालिद के हाथ से ये रिकॉर्डिंग गलती से डिलीट हो जाती है और उसी वक्त बिलेल वहां आकर अपना कैमरा उससे ले लेता है। दूसरी तरफ बशीर, जो कि यास्मीन को ढूंढने के लिए निकल गए थे, वो हमें एक स्टेशन पर दिखते हैं जहां उन्हें वही भीड़ में द वुमेन इन ब्लैक नजर आती है और वो समझ जाते हैं कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। बशीर कुरान के वर्सेस पढ़ने लगते हैं, जिसके बाद वुमेन इन ब्लैक डिसअपीयर हो जाती है। एनीवेज, गांव में यास्मीन को एक प्रेग्नेंट औरत दिखती है और यास्मीन उसे पूछती है कि वो कितने मंथ्स प्रेग्नेंट है। ये औरत जवाब में 7 कहती है और फिर वो यास्मीन के पास आकर उसके कान में उसे यहाँ से भाग जाने को कहती है। इसी बीच सबेर यहाँ आ जाता है और वो उस औरत को भगा देता है। सबेर एकदम सीरियस हो गया था और वो यास्मीन से पूछता है कि उस औरत ने यास्मीन को क्या बताया, जिस पर यास्मीन सेज कि वो लोग प्रेगनेंसी की बात कर रहे थे। ये सुनकर सबेर एकदम से वापस नॉर्मल हो जाता है और वो इन तीनों को दोपहर के खाने के लिए इंसिस्ट करता है। यास्मीन मना करती है, बट सबेर उसे अनसुना करके चला जाता है। जाते वक्त बिलेल सबेर को आवाज देता है, बट वो उसे भी अनसुना करके चला जाता है। बिलेल यहाँ अपनी कार का वेट कर रहा था और इसीलिए वो अब खुद ही अपनी कार तक जाने का डिसाइड करता है। वालिद बिलेल से पूछता है कि क्या उसे रास्ता याद है, लेकिन बिलेल उसे अनसुना करके चला जाता है। कुछ देर बाद बिलेल जंगल में पहुंचता है, जहां उसे थोड़ी दूर पे सबेर की कार दिखती है। बिलेल एक पेड़ के पीछे छुपकर देखता है कि सबेर किसी आदमी से एक बोरी लेता है जिस पर खून लगा हुआ था, और वो उस बोरी को कार में रख कर यहाँ से निकल जाता है। तभी बिलेल अचानक से फिसल जाता है और जब वो उठता है तो वो अपने आसपास छोटे बच्चों के स्केलेटन्स देखता है। जी हाँ दोस्तों, बिलेल ये सब देखकर काफी डर जाता है और वो गांव की तरफ वापस भागता है ताकि वो ये बातें यास्मीन और वालिद को बता सके। दूसरी तरफ हम यास्मीन और वालिद को देखते हैं, जहां यास्मीन उसे बताती है कि उसे एक औरत ने यहाँ से भाग जाने के लिए कहा है, जिस पर वालिद हंसते हुए कहता है कि यहाँ की औरतें पागल हैं। तो इसके बाद हम व्यूअर सबेर को देखते हैं, जो 2 बोरी लेकर विलेज पहुंचता है और इन्हें लेने गांव की औरतें आ जाती हैं। इनमें से एक बोरी को वो एक घर के दरवाजे पर रख देती है, जिसके बाद अंदर से एक हाथ आता है और उस बोरी को अंदर खींच लेता है। इसके बाद सबेर यास्मीन को जाकर बताता है कि उनके कार की टायर्स किसी ने चोरी कर लिए हैं, और ये बात सुनकर यास्मीन सबेर पे भड़क जाती है। थोड़ी ही देर बाद बिलेल हाफता हुआ यास्मीन और वालिद के पास आता है और वो उन्हें सब कुछ बताता है। उस वक्त ये लोग सबेर को अपनी कार में एक बोरी रखते हुए देखते हैं और वो लोग फौरन ही उस बोरी को खोलकर देखते हैं। दोस्तों, इस बोरी के अंदर एक बकरी थी, जिसे देखकर वालिद बिलेल पर गुस्सा होता है, लेकिन बिलेल को अपनी बात पर यकीन था और वो वालिद को पंच करके यहाँ से चला जाता है। तो इसके बाद यास्मीन घर के अंदर अपने कोट के पॉकेट में हाथ डालती है, जहां उसे एक डायरी मिलती है। यास्मीन को याद आता है कि सुबह जब वो उस प्रेग्नेंट औरत से बात कर रही थी, तब उसने ही यास्मीन के पॉकेट में कुछ डाल दिया था।
यास्मीन इस डायरी को पढ़ना स्टार्ट करती है, जहां उसे पता चलता है कि इस डायरी की ओनर यहां इस विलेज में इन्वेस्टिगेशन करने आई थी और अपनी इन्वेस्टिगेशन में उसे पता चला था कि इस विलेज के लोग ब्लैक मैजिक परफॉर्म करते हैं। स्टार्टिंग में उसने यहाँ सैक्स में मीट को नोटिस किया और उसे लगता था कि इनमें गोट या फिर बकरी का मीट था, लेकिन असल में इनके अंदर ह्यूमन फ्लैश था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोग बच्चों को सैक्रिफाइस किया करते थे फॉर सम काइंड ऑफ रिचुअल्स। ये लोग बच्चों को किडनैप करते हैं जो कि मोस्टली ऑर्फन्स या बेगर्स होते हैं, और स्पेशली उन बच्चों को सैक्रिफाइस करते हैं जिनके हाथ पर एक स्पेशल लाइन हो या फिर आंख में ब्लैक स्पॉट। ऐसे बच्चों को ये लोग द की होल्डर्स बुलाते हैं। डायरी में आगे वो इन्वेस्टिगेटर बताती है कि वो 3 दिन से इस विलेज में है और आज रात कुछ बड़ा होने वाला था। रात में उसने द वुमेन इन ब्लैक को देखा और उसके पीछे पीछे 2 और औरतों को देखा। वो उनका पीछा करती है और वहां 2 आदमी 2 बोरी लेकर आते हैं। उसने चुपके से उनमें से एक बोरी उठा लिया और दूर जाकर जब उसने वो बोरी खोला तब उसे उसमें से एक छोटी बच्ची अनकॉन्शियस स्टेट में मिली। इस बच्ची के हाथ पर हाफ मून का बर्थ मार्क था और दोस्तों इस पॉइंट पर यास्मीन अपने हाथ पर हाफ मून का बर्थ मार्क देखती है। डायरी में आगे वो लेडी अपने फादर के पास भाग कर जाती है और उन्हें वो बच्ची थमा देती है। और दोस्तों इस लेडी का फादर और कोई नहीं बल्कि बशीर था। जी हाँ दोस्तों, बशीर बच्ची को लेकर पुलिस को इन्फॉर्म करने जाता है और अपनी बेटी को भी साथ चलने के लिए कहता है, बट उसकी बेटी उसे मना कर देती है और दोबारा विलेज की तरफ जाती है टू टेक हर डायरी। लेकिन अब तक विलेज के लोगों को उसके बारे में पता चल गया था और वो उसे मारने आ जाते हैं। डायरी खत्म होने के बाद यास्मीन को उसी डायरी में से कुछ पिक्चर्स मिलते हैं जिन्हें देखकर यास्मीन के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों ये डायरी किसी और की नहीं बल्कि मोंगिया की थी, यानी कि 20 साल पहले मोंगिया यास्मीन को ही बचा रही थी और तभी उन लोगों ने उसे पकड़ लिया था। अब यास्मीन को समझ आ जाता है कि हॉस्पिटल में मोंगिया ने उसके हाथ पर वो हाफ मून का बर्थ मार्क देख लिया था और इसलिए उसने कहा था इट्स यू। इन्हीं फोटोज में उसे मोंगिया के साथ सबेर की भतीजी की पिक मिलती है जहां उसका नाम रब्या लिखा हुआ था। बट द स्ट्रेंज थिंग वाज दैट कि रब्या 20 साल पहले भी इतनी ही छोटी थी और अब भी वो इतनी ही छोटी है। इस डायरी में रब्या के बारे में मोंगिया ने लिखा था कि उसने रब्या की 1920 की एक पिक्चर देखी थी और उसमें भी वो इतनी ही छोटी थी। इतने में ही यास्मीन को बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो बाहर जाती है तो बिलेल उसे बताता है कि सामने वाले घर में उस प्रेग्नेंट औरत की डिलीवरी चल रही है। उस घर के दरवाजे के बाहर ही रब्या खड़ी थी और तभी घर के अंदर एक औरत एक बड़ा सा ब्लेड लेकर एंटर करती है। बिलाल यास्मीन को बताता है कि ये लोग ब्लेड की हेल्प से डिलीवरी करेंगे, जो कि काफी स्ट्रेंज है। थोड़ी देर बाद एक औरत न्यू बॉर्न बेबी को लेकर बाहर आती है और वो उसे रब्या को दे देती है, जिसे लेकर रब्या भाग जाती है। यास्मीन रब्या का पीछा करती है और रब्या उस बच्ची को लेकर एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में घुस जाती है। रब्या इस न्यू बॉर्न बेबी को एक रूम के आगे फेंक देती है और इस रूम के बाहर और भी कई बच्चों के स्केलेटन्स पड़े हुए थे। तभी अचानक रूम के साइड से एक विच क्रॉल करते हुए आती है और वो इस इन्फेंट को जिंदा ही खाने लगती है। यास्मीन ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन उसी वक्त उसके फोन में एक मैसेज पॉप करता है जिसकी नोटिफिकेशन साउंड से रब्या का ध्यान उस पर आ जाता है। यास्मीन यहाँ से किसी तरह भागते हुए एक कमरे में जाती है जहाँ काफी बदबू आ रही थी। यास्मीन अपना फ्लैश लाइट ऑन करके देखती है कि वो किसी तरह के किचन में है जहाँ बहुत सारा मीट पक रहा था। यहीं एक टेबल पर क्लॉथ से कुछ ढका हुआ था जिसे अनकवर करने पे यास्मीन को वहां इंसान के ऑर्गन्स मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ ह्यूमन फ्लैश ही पक रहा था और ये सब देखकर यास्मीन को वॉमिटिंग होने लगती है। इस कमरे में चारों तरफ ह्यूमन फ्लैश लटके पड़े थे। तो इसके बाद यास्मीन भागते हुए बिलेल के पास जाती है और वो यहाँ से निकलने की बात करती है कि तभी उनके दरवाजे पे कोई नॉक करता है। बिलेल दरवाजा खोलता है पर बाहर कोई नहीं था। सडनली रब्या एक ब्लेड लेकर भागते हुए बिलेल का पेट काट देती है और बिलेल वहीं पे मर जाता है। इसके ठीक बाद विलेज की औरतें वहां अपने अपने हाथ में चाकू लेकर आती है और वो बिलेल का फ्लैश नोचने लगती है। यास्मीन ये सब देखकर रोना स्टार्ट कर देती है क्योंकि अगली बारी उसी की थी। लेकिन दोस्तों फॉर्चुनेटली एन वक्त पर बशीर वहां आ जाते हैं और वो कुरान के वर्सेस पढ़ने लगते हैं, जिसे सुनकर ये औरतें भाग जाती है। बशीर और यास्मीन यहाँ से भागते हैं और जंगल में वो दोनों भाग ही रहे थे कि तभी वालिद यास्मीन को आवाज देता है। वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो वालिद वहां जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। इसी समय विलेज में से विच के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसके बाद आसमान से कई मृत कौवे गिरने लगते हैं। बशीर यास्मीन को यहाँ से भाग जाने के लिए कहते हैं और वो खुद वालिद को उठाकर लाने के लिए रुक जाते हैं।
यास्मीन थोड़ा ही आगे बढ़ी थी कि तभी उसे बशीर की चीख सुनाई देती है और पीछे मुड़कर वो देखती है कि वालिद ने बशीर को मार दिया है। वालिद अब यास्मीन की तरफ बढ़ने लगता है और इससे पहले यास्मीन भाग पाती, कोई पीछे से उसके सर पर अटैक करता है। तो नेक्स्ट सीन में हम यास्मीन को बंधा हुआ देखते हैं, जहां एक औरत यास्मीन का हाथ चेक करके बोलती है कि ये वही की होल्डर है और इसके बाद अंधेरे में से विच निकल कर बाहर आती है और यास्मीन को मार देती है। स्क्रीन ब्लैकआउट होता है और इसके बाद हम व्यूअर्स को इस विलेज से रिलेटेड कुछ रियल इमेजेस दिखाई जाती है।